दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा नेट जेआरएफ इतिहास विषय के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सेट में हम कुल 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें और कुछ अन्य तथ्यों पर विशेष फोकस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं। ये आसान सा प्रश्न है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन है कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना की है और उन पर शाक्य मुनि ने भाष्य लिखा था। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए, मीमांसा के प्रणेता जैमिनी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक या समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मिलिंद। दोस्तों, मिलिंद जो है वो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित के समकालीन नहीं था। क्यों? आप जान लीजिए, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और प्रसेनजित महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद जो है इंडो ग्रीक शासक था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समकालीन थे, जबकि मिलिंद का बाद में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समकालीन थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरातात्विक स्मारक स्थल और उनके राज्यों का सुमेलन करना है। तो देख लेते हैं, शिशुपालगढ़, पिपराहवा, गोलपाड़ा और विष्णुपुर। यहाँ पर राज्यों में असम, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिलान करते हैं। शिशुपालगढ़, दोस्तों शिशुपालगढ़ जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। पिपराहवा, तो आप जानते हैं पिपराहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। गोलपाड़ा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों, गोलपाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो गोलपाड़ा असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर असम कर देते हैं। और विष्णुपुर, आप जान लीजिए कि विष्णुपुर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर, तो विष्णुपुर मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ये जगहें याद कर लीजिएगा। शिशुपालगढ़ ओडिशा में, पिपराहवा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा असम और विष्णुपुर मणिपुर में स्थित है। तो सही सुमेलन आपका इस तरह से हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, आप जानते हैं। और ये साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक फैला था।
और 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो सही उत्तर वाराह अवतार, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए, विष्णु के वाराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित या दर्शाया जाता है। ईश्वर के अवतारवाद के सिद्धांत से ये विदित होता है कि जिन्होंने शूकर या वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल के जल से ऊपर उठाया, जो सृष्टि निर्माण करने के समय कच्छप हो गए, तो ये सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वाराह रूप में विष्णु को दर्शाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, या फिर जैन धर्म से? तो सही उत्तर हिंदू धर्म और जैन धर्म से खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आप जानते हैं कि चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे 30 मंदिर बनवाए गए थे, जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना के निमित्त निर्मित किए गए थे। और यहाँ से कंदरिया महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल? तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा कराया गया था। आप जान लीजिए, धर्मपाल एक महान पाल शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने अपने को रस्सी के रूप में जो है प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग? तो सही उत्तर वासुकी सर्प। दोस्तों, स्कंद पुराण में एक विवरण आता है कि अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवता और दैत्य ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था। इससे 14 रत्न निकले थे और इसी मंथन से देव, वैद्य, धन्वंतरी अमृत भरा कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए और इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए और यहाँ से आपको बताना है कि कौन से कथन जो हैं इन विकल्पों के आधार पर कौन सा कूट सही है। पहला है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से प्रारंभ हुआ। तो ये चारों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था और शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त काल 319 और जो है मुस्लिम शासन युग का आरंभ मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 से माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों ही कूट आपके सही हैं, 1, 2, 3, 4 सही है। अगला प्रश्न है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी। दोस्तों, सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य और वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। और देखिए, पुराण सातवाहनों को आंध्र भृत्य और आंध्र जाति कहते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं।
मत्स्य पुराण में गौतमी पुत्र सातकर्णी को 23वां राजा माना गया है। तो सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है और वायु पुराण मुख्य रूप से गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण से मौर्य वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कालिदास की रचना है रघुवंश, सही है। भास की रचना है स्वप्नवास वदत्तम, सही है। सुबंधु की रचना कादम्बरी, ये सही नहीं है। और हर्ष की रचना रत्नावली। तो ऑप्शन सी क्यों नहीं सही है? आप जानते हैं कादम्बरी जो है ये वाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी, न कि सुबंधु की। अगले प्रश्न पर आते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जामाली थे। जामाली कौन थे? तो आप जान लीजिए कि जामाली जो है वो महावीर स्वामी के दामाद थे और उनकी पुत्री जो है अनुजा प्रियदर्शना था महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, और उनका विवाह जामाली के साथ हुआ। वो आरंभ में उनके शिष्य बने, लेकिन उन्होंने ही जैन धर्म में पहला भेद उत्पन्न किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी। तो सही उत्तर धौलावीरा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, उसके उत्तर पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। और दोस्तों, धौलावीरा के कोटडा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। धौला का अर्थ सफ़ेद और वीरा का अर्थ कुआं होता है। और आप जान लीजिए कि जो है ये धौलावीरा ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से जो है ये शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। और आप जान लीजिए यहाँ पर जो है 3 भागों में जो है ये नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्यनगर और आमनगर। इसमें से 2 पत्थर की दीवारों को चीनकर आयताकार रूप में मजबूत किलेबंदी की गई थी और यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड की जो है बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। तो सही उत्तर कुषाणों ने। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो चलन था वो यवन राजाओं ने करवाया था, लेकिन उनको नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क भी बढ़ा था, जिसके कारण निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता हुई। तो कुषाण राजाओं ने कई आकार प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया, लेकिन सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सबसे अधिक तांबे के सिक्के चलवाए, जो उनके आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण रचना है दश कुमार चरितम। इसके रचनाकार कौन थे। तो सही उत्तर है दंडी या दंडिन। ये 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। और आप जान लीजिए दंडिन पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन के समय के प्रमुख कवि और साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी। तो आसान सा प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। दोस्तों, कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कहा जाता है कि वो पढ़ने के लिए कांची आया था और बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसकी राजधानी वनवासी थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो उत्तर है जयदेव। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मैथिल कवि विद्यापति के पूर्ववर्ती जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। इसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, यानी 3 युग्म गलत हैं, जो सही है वही आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदयगिरि गुफाएं, ये ओडिशा राज्य में स्थित हैं, ये आपका सही सुमेलित है। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है, न कि उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा आप जान लीजिए हेमकुंड गुरुद्वारा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। अमरावती बौद्ध स्तूप आप जान लीजिए कि दोस्तों अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में नहीं है, और अमरावती बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये गुंटूर जनपद में स्थित है अमरावती बौद्ध स्तूप। तो केवल उदयगिरि गुफाएं उड़ीसा में है, केवल वही आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? कपिलवस्तु, अंग, मगध और गांधार। तो सही उत्तर कपिलवस्तु। देखिए, आप जानते भी हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंशी थी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ये बुद्ध वंश के शासकों द्वारा ये स्थल शासित था कपिलवस्तु। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो एलोरा लास्ट में रा है, तो राष्ट्रकूट, इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, और ये स्थल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तकें लिखी हैं? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल ने? तो सही उत्तर राजा भोज ने। दोस्तों, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोज के रचनाओं में वास्तुशास्त्र, युक्तिकल्पतरु और विविध वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग का उल्लेख है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, और उनको कविराज की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सराय नाहर, दमदमा, महदहा या लखनाज से। तो सही उत्तर दमदमा से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दमदमा मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। 1982 से 1987 के दौरान यहाँ पर उत्खनन हुआ था, और यहाँ से 41 मानव शवाधान मिले हैं। इनमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्र में 2-2 मान शवाधान, और दोस्तों एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ से 41 मानव शवाधान, जिनमें 35 में एकल शवाधान, 5 कब्रों में 2-2 मानव शवाधान, और एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है? ऑप्शन अजंता, बादामी, बाघ या एलोरा में? तो सही उत्तर दोस्तों पद्मपाणि का चित्र जो है सबसे अधिक चित्रकारी में वर्णित है, ये अजंता में स्थित है। तो आप जान लीजिए, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, और इनमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, आपको बताना है। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से किसी की भी नहीं। तो सही उत्तर जौहर प्रथा की शुरुआत दोस्तों ये राजपूतों से हुई थी। जब देश पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगीं तो राजपूत राजाओं की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से चिता में जलकर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देती थीं। ऐसा करके वे आक्रमणकारियों के हाथों में जाने से बच जाती थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है। तो ये आसान सा प्रश्न है और आप जान लीजिए कि ये लोथल से मिला है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों हड़प्पी स्थल लोथल की खोज SR राव ने 1954 में किया था और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है लोथल से, और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसमें धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ, मृदभांड और हाथी दांत का पैमाना मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो सही उत्तर कैलाश मंदिर एलोरा को। दोस्तों पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि बेसर शैली में निर्मित है। और ये जो है आप जान लीजिए इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो सही उत्तर कुमारपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। महान जैन विद्वान हेमचंद चालुक्य वंशी नरेश कुमारपाल के राजगुरु थे। इनके प्रभाव स्वरूप वो जैन धर्म का अनुयायी बना और कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया, यज्ञ की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया और जैन होते हुए भी कुमारपाल ने अपने राजगुरु हेमचंद के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था, किन नदियों के बीच स्थित था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर है तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु और झेलम नदियों के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला था और तक्षशिला वर्तमान में जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये एक प्रमुख सांस्कृतिक और शिक्षा का केंद्र था और यहाँ पर 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ये नगर स्थापित किया गया था। और जिस पहाड़ी पर तक्षशिला के पहले कस्बे की स्थापना की गई वो सिंधु नदी क्षेत्र में तामरा नाला के समीप है। और आम्भी राजा जिसने अलेक्जेंडर महान के साथ संधि की थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो याद रखिएगा तक्षशिला जो प्राचीन नगर है ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका या वायु पुराण। तो सही उत्तर मेगस्थनीज की इंडिका में। दोस्तों मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। उसने भारत में जो कुछ देखा सुना इंडिका नामक एक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। इसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था और इसी ग्रंथ में उसने कहा है कि भारत में दास्ता या दास प्रथा नहीं थी। अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारत की पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ये शूद्रक रचित मृच्छकटिकम का विषय है। मृच्छकटिकम एक नाटक है।
और इसका नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण व्यापारी का कार्य करते हुए वर्णित है। और मृच्छकटिकम इसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सूची 1 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और सूची 2 में वहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं। तो आप देखिए, हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा यानी जो है बंदरगाह, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो से ये नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये बहुत आसानी से आप इसका सुमेलन कर सकते हैं, आसान सा सुमेलन था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कब आयोजित किया जाता था। तो सही उत्तर है पर्वन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करने के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर ये पर्वन कहलाता था। दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के साथ भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें तीर्थंकर और उनकी प्रतिमाओं के लक्षण का मिलान करना है। आदिनाथ का मिलान आप मिलान करिए या याद कर लीजिए। आदिनाथ का चिन्ह वृषभ है, मल्लिनाथ का चिन्ह जो है ये कलश है, पार्श्वनाथ को सर्प फण युक्त जो है दिखाया गया है और संभवनाथ का जो चिन्ह है ये अश्व है। तो इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं। आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण वृषभ, मल्लिनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 13वां शिलालेख, रुम्मनदेही स्तंभ लेख, वेनसांग का विवरण या प्रथम लघु शिलालेख। तो सही उत्तर 13वें शिलालेख द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जो ये वर्ष था ये था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध और उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक के शिलालेख से। दोस्तों अशोक का रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख सभी अभिलेखों में भिन्न है और इसमें अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख न करके ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख किया है और इससे ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में ये स्तंभ स्थापित है वो लुम्बिनी है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था और वहाँ अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में जाकर पूजा की थी और वहाँ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घिरवाया और एक स्तंभ स्थापित किया था। और अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया और शस्य कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो आप देखिए, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया, सही। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाई, सही। और इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, ये गलत है। दोस्तों अशोक प्राचीन भारत के मौर्य राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था और अशोक को देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दर्शन के नाम से जाना जाता है। कलिंग विजय के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मागधी है और इसकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी है, न कि हिंदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए एलिफेंटा, आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिफेंटा में क्या है, तो एलिफेंटा जो है
ये एक द्वीप है मुंबई के पास और यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो एलिफेंटा से गुफा मिले हैं। श्रवणबेलागोला से क्या मिला है? श्रवणबेलागोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है। यहाँ पर मूर्ति का मिलान हो जाएगा। खजुराहो तो आप जानते हैं कि सांची मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में जो है खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ पर है आप जान लीजिए दोस्तों। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। यहाँ पर जैन तथा हिंदू मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सांची से स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का सही मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ऑप्शन देखिए, सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। तो सही उत्तर सातवाहन। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व था और इस युग के शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख थे। सातवाहनों का शकों से लंबा संघर्ष चला था। तो याद रखिएगा मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। अगला है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आप जानते हैं चोल राजवंश। दोस्तों दक्षिण भारत में चोल अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। इसकी सहायता से इन्होंने श्रीलंका, श्रीविजय, कडारम के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। और संगमकालीन चोल वंश का पुनरुत्थान 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस समय इसका संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव यानी भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज को लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर में इसका सही उत्तर माना है। और आप जान लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान वंश का था। 1173 में ये गद्दी पर बैठा और दिल्ली और अजमेर का शासक था। इसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया, किंतु अगले वर्ष तराइन में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया और संभवतः वह लड़ते हुए मारा गया। और इस पराजय के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी कारण पृथ्वीराज को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था? तो ये था बलवन का मकबरा। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा दिल्ली के सुल्तान बलवन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया स्वयं का मकबरा है। और बलवन का मकबरा इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें हैं। तो भीमसेन कायस्थ द्वारा तारीखे दिलकुशा, यहाँ पर आप देखिए तारीखे दिलकुशा की रचना की गई। चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा चार चमन की रचना की गई। यहाँ पर ऐसे मिलान करिए। ईश्वर दास नागर द्वारा फुतुहात ए आलमगीरी और सुजान राय भंडारी के द्वारा खुलासत उल तवारीख। तो खुलासत उल तवारीख। तो इस तरह से सही मिलान आपका हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न आसान सा है, अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद होती थी कहाँ पर? तो याद रखिएगा मराठा शासन में शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था और इसका निर्माण आगरा किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए किया गया था। ये यमुना नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, क्यों? वह पागल था, वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, उसने राजधानी को हस्तांतरित किया या उसने
चीन के साथ युद्ध छेड़ा था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को असफल शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है क्योंकि उसकी ज़्यादातर नीतियां असफल थीं। वो अपनी नीतियां सिद्धांत पर आधारित बनाता था, लेकिन उसमें व्यवहारिकता की कमी होती थी। अगला प्रश्न है, कौन अलवार संत नहीं था? पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम या तिरुमंगई? तो सही उत्तर तिरुज्ञान। दोस्तों, तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं थे। आप जान लीजिए, तिरुज्ञान जो है अलवार संत पोएगई, पूडम और तिरुमंगई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए दोस्तों कि शाहजहां के काल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से फारसी में किया था। अगला प्रश्न है, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? विद्यारण्य, कृष्णदेवराय, हरिहर या राजा राज ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, राय गोपुरम इसको विमानन की संज्ञा भी दी जाती है। इसे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया था, जिसमें हम्पी, तिरुवनमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि राज्य के मंदिर शामिल थे और ये अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों में होता था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? चौहान, गढ़वाल, चालुक्य या ब्राह्मण? तो सही उत्तर पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक थे। दोस्तों, इसने उत्तर भारत में राज्य किया और इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था किस राज्य के? उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर या गोलकुंडा? तो सही उत्तर है कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कोहिनूर हीरा जिसका अर्थ रोशनी का पहाड़ होता है, इसकी खोज वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गोलकुंडा के खदान में खुदाई के दौरान हुई थी। अब ये ब्रिटेन की महारानी के पास है। अगला प्रश्न आसान सा है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद आप जानते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, अपने पिता की मृत्यु के बाद 1325 में उलूग खां यानी जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना और उसका राजत्व सिद्धांत दैवी सिद्धांत पर आधारित था। 1326-27 में उसने राजधानी दिल्ली को बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था और दौलताबाद जो है ये साम्राज्य के केंद्र में था, जिसको जो है देवगिरी जो नाम था उसको दौलताबाद से उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो जब आप मुगल साम्राज्य के प्रमुख जो प्रशासक या उसका जो देखते हैं शासन, तो मुगल शासन और प्रशासन, तो उसमें आप पढ़ते हैं दोस्तों कि मीर बख्शी जो होता था ये मुगल शासन में ये सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो सही उत्तर हुसैन शाह, ऑप्शन बी। जौनपुर शहर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में करवाया था और सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 में की। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की गई और शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था, जिसे पराजित कर 1485 में सुल्तान बहलोल लोदी ने सर्की साम्राज्य को दिल्ली में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर कालिंजर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के समय हुई।
तोप का एक गोला फटकर उसे जा लगा और वो घायल हो गया। जब उसके एक सैनिक ने कालिंजर किले में विजय की सूचना दी थी, इतना सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा था? तो उत्तर है 1820 से 1827। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और ये व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इसमें ब्रिटिश भारत का लगभग 51% हिस्सा शामिल था और थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था किस काल में? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी में? तो सही उत्तर 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो याद कर लीजिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भक्ति संस्कृति या भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ, जब कबीर, नानक, सूर, तुलसी और चैतन्य और मीरा ने जन्म लेकर भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो सही उत्तर बलवन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार दिया। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। तो याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को, ऑप्शन बी। चौथे गुरु रामदास पर अकबर की कृपा रही और उन्हें 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर बना था। 1581 में गुरु रामदास की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने तीसरे लड़के अर्जुन को गद्दी सौंपी थी। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात, दिल्ली, लाहौर या आगरा में? तो सही उत्तर जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में। इसका निर्माण जहांगीर की मृत्यु के 10 वर्ष बाद उसके पुत्र शाहजहां ने करवाया और इस मकबरे के भीतरी हिस्से में भित्ति चित्रों की सुंदर सजावट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।